आज कैबिनेट की बैठक में 15 बिंदुओं पे आज चर्चा हुई है और मैं एक एक करके आपके बीच में सभी बिंदुवार आपके बीच में जो कैबिनेट के निर्णय हैं वो आपके बीच में रखता हूं। और आज कैबिनेट की बैठक भी काफ़ी दिनों बाद हुई है। अभी तक वर्चुअल ज़रूर हो रही थी मगर अब एक्चुअल हुई है सब लोगों के बीच में, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक है उसका जो पहला बिंदु है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण तथा इसके प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में करों में छूट प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 की 2 धाराओं जो हैं उसमें संशोधन किया जा रहा है। इससे जो प्रोत्साहन जो उद्देश्य है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन मिले, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसलिए हम लोग पहले भी लेकर आए हैं 2019 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति। उसके अंदर अन्य प्रोत्साहन थे मगर अब उसको देखते हुए और उसको सरल के साथ और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो पहले 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बनेंगे जो 2 व्हीलर होंगे उनको रोड टैक्स पर 100% उस पर छूट होगी। जो रोड टैक्स जमा करते हैं वो 5% का होता है, उस पर 100% छूट होगी जो 2 व्हीलर है। उसी प्रकार से जो अन्य होते हैं जिसमें 4 व्हीलर्स के अन्य प्रकार होते हैं उसके अंदर रोड टैक्स पर 75% छूट प्रदान किया जाएगा। ये संशोधन जो है धारा 4 और धारा 6 में लेकर आए हैं। जो अगला बिंदु है वो भी परिवहन विभाग का है और इसके अंदर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से वो सड़क सुरक्षा की बैठकों के अंदर उनकी अध्यक्षता में जो बैठकें होती रही हैं, नियमित बैठक होती है, उसमें पिछले साल 7 जून 2019 में कुछ जो पेनल्टीज़ हैं उसके ऊपर कुछ वृद्धि करी गई थी और इन अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार की भी तरफ से कुछ सुझाव रहे हैं। कुछ और वृद्धि करी गई है, जो एग्जिस्टिंग अपराध हैं उस पर जो वृद्धि की थी उसको भी और कड़ा किया गया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए हैं जिनके ऊपर भी लागू किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पहले जैसे पार्किंग के नियम होते थे उसका उल्लंघन करेंगे तो प्रथम बार 500 होता था और दूसरी बार 1000 का होता था। अब उसको पहली दफ़े 500 अगली दफ़े 1500 कर दिया जाएगा। किसी अधिकारी के आदेश ना मानना, काम में बाधा डालना पहले 1000 होता था, अब वो 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार से गलत तथ्य छुपाकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना पहले 2500 था, अब वो 10,000 का हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर अथवा यान में परिवर्तन कर बेचे जाने के विषय में जो था पहले कुछ में कुछ भी नहीं था, अब नया प्रावधान ला रहा है कि उसमें 1 लाख प्रति वाहन इसके अंदर जुर्माना होएगा। इसी प्रकार से बिना हेलमेट जो गाड़ी चलाने का है पहले 500 रुपये का होता था चालान, अब उसको सीधा 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से फायर ब्रिगेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, उसको रास्ता नहीं दिया जाता कि आप नहीं देंगे तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। तो इस प्रकार से अन्य प्रावधान हैं
अन्य अपराधों के ऊपर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी, लोग सुरक्षित रहेंगे। सरकार का जो नीति है और नियत है कि लोग सुरक्षित रहें, इसलिए इस प्रकार की जो आज जो कुछ संशोधन किया गया है या कुछ नए अपराधों पर वृद्धि की गई है वो आपके सामने रखा गया है कैबिनेट के में अनुमोदन के बाद। अगला जो विषय है वो व्यय विभाग का वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन के 2% की अतिरिक्त ऋण सीमा अनुमन्य की गई है। केंद्र सरकार ने जो उनका एक बेसिक होता है पार्लियामेंट के माध्यम से जो पास हुआ वो है FRBM एक्ट एक था, उसमें 3% था जो जीडीपी का होता था। उसी प्रकार से हर राज्य को भी जो जीडीपी या स्टेट जीडीपी होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है उसका वो भी 3% रखते थे। जब योगी जी की सरकार आई थी उसमें 4-4.5% होता था, मगर अभी जो हाल में हमने बजट किया वो 2.97 रखा हम लोगों ने। अब उसके अंदर 2% की वृद्धि आई है क्योंकि ये महामारी है, वो संशोधन करके अब 3 पहले था, अब उसको 2% जोड़ते हुए 5% हो जाएगा। ये आज संशोधन किया गया है। साथ ही साथ जो अगला विषय है वो जनपद मिर्ज़ापुर में नया केंद्रीय विद्यालय बनाने का है। ये बहुत आवश्यक भी था क्योंकि हम लोगों के जो सुरक्षा बल हैं, रक्षा और अर्ध सैनिक बलों के अंदर जो हम लोग की रक्षा करते हैं उनके बच्चों के लिए है और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं उत्तर प्रदेश में। इसलिए जो मिर्ज़ापुर के अंदर ग्राम देवरी, वहाँ पर तहसील सदर के अंदर 6.50 एकड़ 6.5 एकड़ भूमि जो है भारत सरकार को उसको निःशुल्क भूमि दी जा रही है जिससे कि वहाँ केंद्रीय विद्यालय बन पाए। जो अगला विषय है वो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में ये पहले से लागू है, मगर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये लखनऊ के अंदर है। इनके अंदर जो 7वें वेतन का था वो लागू नहीं हुआ था, वो लागू किया जा रहा है और ये 2016 से लागू रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा और इसके अंदर प्रति वर्ष जो व्यय होएगा वो 28.28 लाख का होएगा। इसमें ये एक कोर्ट के आदेश का पालन है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से संबंधित है, उच्च न्यायालय का आदेश है। उसमें 13 लोग का कर्मचारी हैं और उसके जो 10 कार्मिक जो हैं वो रेगुलर हैं, विनियमित हैं। उनमें से 10 में से 3 को जो कार्मिक हैं उनको छठे वेतन का लाभ दिया जा रहा था। उनमें से जो बचे 7 थे उनमें से 4 गए थे, कोर्ट ने कहा कि इनको भी दिया जाए, उसका अनुपालन किया जा रहा है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है और उत्तर प्रदेश जिला मार्ग विकास परियोजना अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर से हलियापुर कूड़ेभार मार्ग तक की है। ये लगभग जो है ये 95.57 किलोमीटर्स है। इसकी जो परियोजना जो थी उसमें पहले जो लागत जो
13/7/15 को लागत जो थी वो, जिसको एस्टिमेट को जो अप्रूव किया गया था, अनुमोदन दिया गया था, वो 387.14 करोड़ का था। अब उसको बढ़ाकर उसको 459.46 करोड़ कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के लिए माननीय मंत्रिपरिषद के बीच में आया था, जिसका अनुमोदन किया गया है। ये आबकारी विभाग से संबंधित है और ये विशेष रूप से खाली जो कोविड-19 के तहत कुछ कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के अंदर बिक्री बंद थी, आज भी बिक्री बंद होती है। ये सब जो चीज़ें जो आई थी आबकारी विभाग के साथ, और आबकारी विभाग के बाद साथ साथ जो छोटे और बड़े मध्यम साइज़ के जो रिटेलर्स हैं, उनको भी, व्यापारियों को भी बड़ी दिक्कत आई थी माल उठाने में। उन सब को देखते हुए एक उसको सरल किया गया है, और इसको सरल करने के लिए जो पूरा एक प्रकार से देसी विदेशी जो बियर है, माइक्रो ब्रूरी है, इसके अंदर जो सीरा है, जो सैनिटाइजर्स हैं, लाइसेंस की जो प्रक्रिया या ई टेंडरिंग की प्रक्रिया है, इसमें शीतलता लेकर आए हैं, रिलैक्सेशन लेकर आए हैं। कुछ जो पेनल्टीज थी उसको कुछ महीने के लिए आगे कर दिया गया है। जो परिवहन जो पास लेते थे माल लाने के लिए, ले जाने के लिए, ढोने के लिए, उसके अंदर कुछ सहूलियत और दे दी गई है। फिर एक फॉरेन लिकर का पहले था कि सीमित था कि आप जो बाहर वाली आती थी उसकी जो आप बॉटलिंग कर सकते हैं, वो 5 जगह ही अलाउ कर रहे थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया, आप बॉन्डेड उसकी आप लाके बॉन्डेड जगह आप उसको फॉरेन लिकर को लेकर उसको आप बॉटलिंग करके आगे बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर देखते हुए लेकर आए हैं। और विशेष रूप से इसमें सैनिटाइज़र का जो बन रहा है, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ी संख्या में समेत सैनिटाइज़र 92 प्लांट्स हैं जो सैनिटाइज़र बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से अब वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, निर्यात भी हो सकता है। जहां उत्तर प्रदेश में सैनिटाइज़र एक नहीं बनता था, आज योगी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में सैनिटाइज़र जो हैं वो एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की। तो ये सब चीज़ें की जाएंगी, उसके लिए भी क्या जो नियमावली है उसको किस प्रकार से बनाना है, ये सब चीज़ें देखते हुए की जा रही हैं। जो अगला विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन लोगों के, श्रमिकों के बारे में आज तक कभी भी किसी राज्य ने इस प्रकार से सोचा नहीं। पहले तो जो प्रवासी श्रमिक थे उनके लिए वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश वापस आएंगे, वापस आने के बाद उनको क्वारंटाइन के साथ राशन दिया जाएगा, राशन के साथ उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे, वो सब जितनी चीज़ें थी। अभी आपको हाल में ही 10 लाख लोगों के खाते में 103 करोड़ रुपए योगी जी ने, उनकी सरकार ने उनके खाते में दिया है डीबीटी के माध्यम से। ये सब चीज़ें जो हैं वो किस प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से चले, ये आज तक किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। ये पहला उत्तर प्रदेश हो रहा है जिसके अंदर ये जो प्रवासी हैं और निवासी श्रमिक हैं उनके बारे में, या कामगार हैं उनके बारे में इस तरह से सोचा जा रहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि श्रमिक और कामगार दोनों, प्रवासी और निवासी दोनों के लिए, हमारे समाज के सबसे अल्प सुविधा प्राप्त जो वर्ग है उनको, उनके हितों का संरक्षण प्रदेश सरकार करेगी। और इसलिए प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग, सेवा योजन एवं रोजगार आयोग
का गठन राज्य स्तर पे होएगा। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत जो एक कार्यकारी परिषद या बोर्ड बनेगा और जिला स्तरीय एक समिति भी बनेगी जो इनके हितों की सब रक्षा करेंगे। और जो प्रदेश स्तर पर रहेगा उसके स्वयं मुख्यमंत्री जी ही इस आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके साथ अन्य मंत्री हैं जो श्रम एवं सेवा योजन विभाग के मंत्री हैं, वो संयोजक हैं। इसमें 2 उपाध्यक्ष होंगे जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं और एमएसएमई मंत्री, दोनों उपाध्यक्ष हैं। इनके सदस्य के रूप में कृषि विभाग मंत्री, ग्राम विकास विभाग मंत्री, पंचायती राज विभाग मंत्री एवं नगर विकास मंत्री इसके सदस्य रहेंगे और आईआईडीसी और उनके साथ अन्य लोग इसमें सदस्य के रूप में आएंगे। इसी प्रकार से जो कार्यकारी परिषद जो बनेगा, बोर्ड बनेगा, उसको अध्यक्षता आईआईडीसी करेंगे और 14 मेंबर की कमेटी होगी। जनपद स्तर पर जो कमेटी होगी वो जिलाधिकारी होंगे और जिलाधिकारी के साथ 19 मेंबर इसके मेंबर्स बनेंगे। और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनके स्तर पर जो जिला अधिकारी हैं उनका दायित्व बन जाता है कि प्रभारी मंत्री को सब चीज की रिपोर्ट देंगे और उसके साथ साथ जो विधायक गण हैं उनको रिपोर्ट दी जाएगी जो उनके यहाँ प्रति हफ्ता या सप्ताह जो कार्य हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री और विधायक, विशेष रूप से प्रभारी मंत्री जब हर महीने जाए तो इसकी समीक्षा भी वो करेंगे। तो जिला अधिकारी को ये इन चीज़ों को सुनिश्चित करना है कि प्रभारी मंत्री और विधायक को सूचना पूरी प्राप्त होनी चाहिए और समीक्षा इसकी प्रति माह जरूर करवाया जाए प्रभारी मंत्री के माध्यम से, और जिला अधिकारी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जो आज श्रम एवं सेवा योजन जो आयोग गठित किया गया, उसके साथ कमेटी करी गई, ये अपने आप में एक बड़ा कार्य है जो उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पहली दफ़े पूरे भारत में किया जा रहा है और विशेष रूप से जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले या बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, उनके हितों की इससे रक्षा भी होगी। ये बहुत एक प्रकार से बड़ा कार्य आज उस पर अनुमोदन कैबिनेट ने दिया है। जो अगला विषय है ये एक केंद्र सरकार की योजना है। ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम की है। उसके अंदर केंद्र सरकार अपनी ही एक कार्यदायी संस्था का और हमारे किसी भी राज्य के साथ एक एमओयू होता है और इसीलिए जो केंद्र संस्था है वो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसको हम THDCIEL कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो यूपीडा है उसका एक एमओयू हुआ है जिसके अंदर जो कैपिटल इक्विटी है वो 50 करोड़ की होगी और 50 करोड़ पर 76% जो होएगा वो टेहरी का होएगा और 26% जो है वो यूपी नेडा का होएगा। और इसके अंदर ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये 2400 करोड़ का ये 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और जब ये किया जाता है तो पर मेगावाट
स्थायी रूप से 2 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है और अस्थायी रूप से इसके अंदर जो होते हैं वो 6 लोगों को रोजगार मिलता है। तो 10 लोगों को अस्थायी रूप से इसमें रोजगार सर्जित होता है। तो 600 मेगावाट के अंदर जो 2400 करोड़ निवेश उसमें प्राप्त होएगा, 1200 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार मिलेगा, 6000 व्यक्तियों को अस्थायी रोजगार मिलेगा इस परियोजना से। और ये बहुत लाभदायी है क्योंकि इससे जो रेट है वो किसानों को भी, उद्योग के लिए भी ये बहुत सस्ता रेट हो जाएगा और इससे दोनों को, किसानों को, उपभोक्ताओं को, अन्य उपभोक्ताओं को, सबको इसमें मदद मिलेगी। अगला जो विषय वो औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी होती है जिसके अंदर जो प्रस्तर 94 के तहत है ये वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। ये व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए है और इसके अंदर 149.34 करोड़ की इसमें वित्तीय स्वीकृति दी गई है जो कार्य हुए हैं। अगला जो बिंदु है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केंद्र, अर्ध सैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्ध सैन्य बलों तथा भारतीय सेना के तीनों अंग, थल, जल एवं वायु के शहीद परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में ये एक ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट ने उनके साथ, उनके नेतृत्व में ये देश के अंदर आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। हम सबको पता है कि ड्यूटी के दौरान उन लोगों का निधन हो जाता है और जब निधन होता है तो उनके परिवार पे क्या बीतती है। इसलिए पहले इनको 25 लाख दिया जाता था, वो 25 लाख बढ़ाकर अब वो 50 लाख किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2020 से हो जाएगा। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि उन लोगों के लिए कुछ भी किया जाएगा वो कम होएगा, ये उनकी भावना थी, उनकी स्पिरिट थी, जिसका पूरा कैबिनेट ने एक ध्वनि में उसका स्वागत किया, टेबल थपथपाकर, क्योंकि ये एक बहुत भावनापूर्वक, एक बहुत, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हम पाकिस्तान की सीमाएं देखें, तो कुछ ना कुछ हमारे जिस प्रकार से वो सुरक्षा हम लोग को देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। तो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि हमारे जो भी कर रहे हैं बहुत छोटा है मगर करना जरूर था, वो आज उसका अनुमोदन मिला है। ये वित्त विहीन विद्यालयों से संबंधित है। उनके जो होता क्या है कि अब महामारी के टाइम हम लोग देख रहे हैं कि समस्या ऐसे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी नहीं आई मगर जब भी उसको देखते हुए कि शुल्क संबंधी कुछ विषय आते रहते हैं। जो पुराना जो एक हम लोगों के एक प्रक्रिया थी और जो अधिनियम था, जो तो स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2018 का, उसमें कुछ चेंज करते हुए, संशोधन करते हुए, वो पहले राज्य स्तर पे आता था, राज्य स्तर पर उसको लाते थे, एक प्राधिकरण बना था, उसके अंदर उसका जिला स्तर पे वो विषय आता था, वहाँ पे निस्तारण ना हो तो ऊपर राज्य स्तर पे आता था। लेकिन उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो विषय का, तो इसके लिए अब
जो अपील का एक प्रावधान है कि जिला से राज्य ना आते हुए इसको मंडल स्तर पर, कमिश्नरी स्थल पर इसका निस्तारण किया जाए, वो चेंज लेकर आज आए हैं इस अधिनियम में। ये अगला विषय है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में। ये गोरखपुर के अंदर एक पहले हम लोग ने अनुमोदन किया हुआ है, लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो टोटल जो उसकी लंबाई है वो 43.35 किलोमीटर्स की है। अब ये दिखाता है कि सरकार का जब नेतृत्व जब किया जा रहा है, वो सरकार के नेतृत्व के अंदर नीचे लोग जो कार्य कर रहे हैं, विभाग कार्य कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, वो सल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर इस पूरे की परियोजना के अंदर जो ईपीसी की एक पद्धति है कि आप जमीन का अधिग्रहण करेंगे, फिर उनको कॉन्ट्रैक्टर को दोगे, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई आ रही, तो इसको 2 भाग में कर दिया गया। जो अधिग्रहण हुआ है वो टोटल जो है वो 43.37 जो किलोमीटर है, उसमें लगभग 37.185 किलोमीटर पूरा हो चुका है, मगर जो ईपीसी पद्धति है उसके तहत वो कार्य नहीं हो पा रहा है। मगर आउट ऑफ बॉक्स जाना है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो आउट ऑफ बॉक्स जा रही है, क्योंकि ये महामारी भी जो है वो एक कभी आई नहीं है, और इस महामारी के अंदर साधारण जो एक पद्धति है उसके तहत हर कार्य नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और आदेश है कि आउट ऑफ बॉक्स जाओ, तो आउट ऑफ बॉक्स जाते हुए इसके अंदर जो अधिग्रहण जिसका नहीं हुआ जमीन का वो 5.85 है, बस 37 हो चुका है, तो 37 के ऊपर वो कार्य ईपीसी को अलग करते हुए 2 भाग में करते हुए उस पर निर्णय कर दिया गया, अनुमोदन मिला है, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा, रुकेगा नहीं। इससे जो श्रमिक भी हैं उन लोगों को भी उस जगह कार्य मिलेगा और एक अच्छी एक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, और 182 दिन के अंदर जो बाकी है उसका भी अधिग्रहण करते हुए उसको भी दिया जाएगा। ये आज निर्णय किया गया है और इससे लगभग 1200 कुशल अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा। तो 1200 लोग उस तुरंत लग जाते हैं उसी क्षेत्र में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आखिरी जो बिंदु है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आया था माननीय मंत्री परिषद में। ये भी एक तरह से आउट ऑफ बॉक्स है। आज जो महामारी के कारण एक लिक्विडिटी, जो पैसे की कठिनाई कॉन्ट्रैक्टर्स को आ रही है, उसको सरल बनाना। जो इसके अंदर शेड्यूल एच होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस वेटेज का जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है, जो शेड्यूल एच है उसके अंदर ये खाली 8 महीने के लिए किया जा रहा है, ये परमानेंट नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि पहले जो होता था कि 3 किलोमीटर का कार्य करते थे जब उनकी पेमेंट होती थी, तो बेचारे के आज तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है सब जगह, तो उसको 3 किलोमीटर की जगह अब 1 किलोमीटर का कार्य कर देंगे तो उसकी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश सरकार आउट ऑफ बॉक्स कैसे चल रही है, चीज़ों को सरल बनाते हुए। अभी आबकारी बताया, आपको गोरखपुर लिंक बताया, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, आपको अभी किस प्रकार से श्रमिकों के हितों की रक्षा करें, ये सब चीज़ें हैं, और सैनिक बलों के लिए। तो ये एक आउट ऑफ बॉक्स महामारी के दौरान भी ये सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगी हुई है, समर्पित है। ये आज बिंदुओं पे चर्चा हुई जो आपके समक्ष रखा गया। श्रमिक आयोग बना है, इसका एमएसएमई का क्या फायदा मिलेगा? आप कुछ नहीं, उसके अंदर देखिए हमारे माध्यम से भी अन्य जो है रोजगार सृजित किए जा रहे, हमारी अन्य योजनाएं हैं। जिस प्रकार से विश्वकर्मा सम्मान योजना, हमारी ओडीओपी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है,
ये सब चीज़ों में अन्य कार्य चल रहे हैं। तो उसमें जो लोग आ रहे हैं और उसकी जो मैपिंग करी जा रही है, मैपिंग करके स्किल्स डेवलपमेंट के हम लोग अभी तक 35 लाख के ऊपर मैपिंग कर चुके हैं। उन लोगों को इंडस्ट्रीज के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। आज 4 इंडस्ट्रीज के एसोसिएशंस के साथ हम लोगों ने एमएसएमई में मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हुए, आपको याद होगा, एक एमओयू भी किया है। उनके तहत कार्य मिलता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इस आयोग के माध्यम से और जल्दी की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कवर्ड ना सर, वो जो सीएम चाहते थे उसको हाँ ठीक है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है।